So, we are talking about the foreign observers of the Indian culture and civilization. We categorized them into four major groups: Greco Roman observers, secondly, the Chinese observers, thirdly, the Arabs, fourthly, the Europeans in the modern time. Foreign observers can be categorized into these four groups. You may have heard of ancient Greco Roman civilization, the famous Roman Empire with trading linkages with India, the Greek people with their so many states unitedly fighting against the Persian Empire. Chinese observers, I think we are familiar with, like Huensang, Fahian. Greco Roman observers were mostly military leaders, they were diplomats. Chinese observers were mostly monks, religious people. Arab observers were traders. Europeans were also traders. Now, if we begin with the first one, Greco Roman observers, the first name is Herodotus. Herodotus, who is also known as the father of history in the Western traditions. Now, this person talks about India. Some of his accounts are unreliable. For example, when he talks about gold, digging ants, a smaller the size of dogs but bigger the size of foxes, that cannot be accepted. Though the same is repeated also by Megasthenes later on. But then he gives us some knowledge about some parts of India being part of the Persian Empire, the Achaemenid Empire. Persian Empire is also known as Achaemenid Empire. और बताता है कि इंडिया का जो इंडस रीजन था वो पर्सियन अम्पायर का 20th प्रोविंस था और वो रिचेस्ट था और लगभग पर्सियन अम्पायर की या अकेमिनिड अम्पायर इंडस रीजन 20th प्रोविंस ऑफ द अकेमिनिड एम्पायर और वो इतना रिच प्रोविंस था कि पूरे एम्पायर का लगभग 30% इनकम वहीं से आता था. सो हेरोडोटस ने एक तरह से इंडिया पर्सिया कनेक्शन के ऊपर कमेंट किया और ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसका. हालांकि उसने जो कुछ भी इंडिया के बारे में लिखा है वो कभी इंडिया आया नहीं. उसका नॉलेज पर्सियन लोगों से इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड था. ज़्यादा रियलिस्टिक अकाउंट हमें मिलते हैं हेरोडोटस के बाद. हेरोडोटस के बाद हमें कुछ हिस्टोरियंस मिलते हैं जो अलेक्जेंडर्स के साथ इंडिया आए थे. अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियंस. आपको पता है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में, उसका इंडियन एक्सपेडिशन शुरू हुआ था अराउंड 327 बीसी, चलता रहा था अराउंड 325 बीसी तक और इंडिया में बियास रिवर तक आया था. मगधन आर्मी के डर से या उसके सोल्जर्स के होमसिक महसूस करने से उसकी आर्मी बियास रिवर से वापस चली गई थी. लेकिन उसके साथ जो हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है. इन हिस्टोरियंस में से कुछ नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. जैसे एक नाम है नियार्कस, एक नाम है अरिस्टोब्यूलस, एक नाम है ओनेसिक्रिटस. अक्सर ये एक तरह की चीज़ों की बात करते हैं. ओनेसिक्रिटस, ONESICRITUS. ये अपने आप में ही एक पीटी का क्वेश्चन हो सकता है कि इनमें से कौन अलेक्जेंडर के साथ आया था या इनमें से कौन अलेक्जेंडर का हिस्टोरियन है. उसके साथ बहुत सारे जियोग्राफर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे, लेकिन ये तीन हमारे लिए खास तौर से इम्पोर्टेंट हैं. इसमें से नियार्कस उसका मिलिट्री कमांडर था और इसने खास तौर से इंडियन जियोग्राफी, इंडस रिवर एंड इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में बात की है. इंडियन जियोग्राफी और इंडियन कोस्ट लाइन के बारे में इसने बात की.
अब यहाँ से चलकर ऐसा लगता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो रियलिस्टिक होने लगा है। जो पुराना हेरोडोटस का अप्रोच था कि अनकन्फर्म नॉलेज, इनडायरेक्ट नॉलेज, और उसके बेसिस पर उसने जो फैंसीफुल डिस्क्रिप्शन दिया था, वो पहली बार अब एक्चुअल इंटरेक्शन के बेसिस पर हो रहा है। अलेक्जेंडर के इन्वेजन का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि उसने ईस्ट और वेस्ट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। ईस्ट जो कभी लैंड ऑफ मिस्ट्री था, अब उनकी रियलिटी का हिस्सा हो चुका था। अब उसके बारे में रियल नॉलेज एक्वायर करना शुरू कर चुके थे। नियार्कस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आपने शुगर केन का नाम सुना होगा। शुगर केन का डिस्क्रिप्शन ये देता है और ये कहता है कि दिस इज रीड विच गिव्स हनी विदाउट बीज। रीड गिविंग हनी विदाउट बीज। तो गन्ने के जूस को उसने हनी समझा और उसको लगा कि यह एक ऐसा रीड है जो कि बिना बीज के भी हनी दे सकता है। और भी चीज़, जैसे कि कुछ कॉमन डिस्क्रिप्शन है, वो कॉमन मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ स्पेशल डिस्क्रिप्शन इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अरिस्टोब्यूलस खास तौर से मेंशन करता है तक्षशिला में, लोगों के लाइफ के बारे में मेंशन करता है, ये सती के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, और ये भी बताता है कि पुअर जो लोग थे, पुअर पेरेंट्स सेलिंग देयर गर्ल चाइल्ड, सेलिंग देयर डॉटर्स, तक्षशिला के मार्केट में कुछ इस तरह की बात करता है। ये तो नियार्कस और एरिस्टोबुलस के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो ये लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। जैसे इंडिया में राइस कल्टीवेशन के बारे में बात करते हैं। एक और चीज़ जो इनको खास तौर से अट्रैक्ट करती है वो इंडिया में है बनियान ट्री, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ कहते हैं। बरगद के पेड़ का इन्होंने ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे वो अपनी जड़ें नीचे डालता है, फिर एक नए पेड़ के रूप में बदल जाता है। शायद उनके यहाँ बरगद का पेड़ नहीं होता होगा, ये इंडियन क्लाइमेट का, इंडियन। प्लस एक और चीज़ जिसने खास तौर से उनका ध्यान अट्रैक्ट किया था वो था कॉटन। कॉटन और कॉटन के कपड़े, कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन के कपड़ों पर उनका काफ़ी ध्यान था। और ये कि इंडियंस कपड़े ऐसे चीज़ के पहनते हैं जो कि ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उस चीज़ को उन्होंने खास तौर से नोटिस किया। तो राइस कल्टीवेशन को नोटिस करना, बनियान ट्री को नोटिस करना, कॉटन को नोटिस करना, शुगर केन को नोटिस करना, इंडस रिवर और इंडियन कोस्ट लाइन को नोटिस करना, सती सिस्टम को नोटिस करना, पुअर पेरेंट्स सेलिंग देयर डॉटर्स। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी में वर्ना सिस्टम का इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया है, कास्ट सिस्टम का भी रेफरेंस नहीं दिया है। ब्राह्मणास की बात जरूर की है, लेकिन उससे ज़्यादा इन लोगों ने बात की है उन लोगों को जो नंगे साधु बन के रहा करते थे, और उनके लिए वर्ड यूज़ किया है, जैसे जिम्नोसोफिस्ट। कभी इसका डिक्शनरी मतलब देखिएगा। ये वैसे लोग थे जो कि शायद हमारे कल्चर के वो लोग थे जो कि लाइफ ऑफ रिनंसिएशन जीते थे और जो नेकेड रहते थे, लेकिन फिलोसफिकली इंटेलेक्चुअली काफ़ी डेवलप थे। तो ये इसके साथ ही ग्रीको रोमन, रोमन तो भी नहीं, अभी ग्रीक ही डिस्क्रिप्शन कहेंगे इसको, रियलिस्टिक होता चला जाता है। अब एक बहुत ही क्यूरियस मिक्स दिखेगा रियलिज्म का और फैंसीफुल डिस्क्रिप्शन का। और वो तीसरा हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा, ग्रीको रोमन में हेरोडोटस के बाद अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियंस, सम इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शंस, वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का नाम हमने सुना होगा, हम सब ने सुन रखा है। मेगास्थनीज की एक किताब है जिसको इंडिका कहते हैं। हम कह सकते हैं कि अब तक जो हेरोडोटस लिखता है या जो अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस लिखते हैं, उनको हम माइनर वर्क्स में रख सकते हैं, माइनर अकाउंट्स में रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट मेजर अकाउंट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन is presented by Megasthenes. So I think Megasthenes needs some special treatment. तो मेगास्थनीज के बारे में चलिए बात करते हैं। उसकी किताब है इंडिका। इसके बारे में एक चीज़ जानने वाली ये है कि इंडिका अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलती है।
उसका लेटर रिकंस्ट्रक्शन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन और द कोटेशंस मेड बाय लेटर रोमन ऑथर्स. मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहा एज एन एम्बेसडर ऑफ द ग्रीक रूलर सेल्यूकस. सेल्यूकस नाम बहुत सुना हुआ नाम होगा. इधर हमारे यहाँ मौर्यन एम्पायर के फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य. दोनों के बीच में माना जाता है कि 305 306 बीसी में एक लड़ाई हुई थी. लड़ाई का अंजाम जो भी हो, उसके बाद एक फ्रेंडली अलायंस हुआ था दोनों के बीच में, जिसमें मैट्रिमोनियल अलायंस भी था. और कुछ एलिफेंट्स वगैरह दिए गए थे, चंद्रगुप्त ने दिया था. कुछ एरियाज सेल्यूकस ने दिए थे, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिस्तेई, इस तरह के नाम मिलते हैं, लेकिन आपको उतने डिटेल में जाने की भी पीटी के लिए जरूरत नहीं है. तो उसी ट्रीटी के बाद मेगास्थनीज माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर बनकर आया. कितने दिनों तक रहा इसके बारे में हमें बहुत सीधी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उसने इंडिया के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, इंडिया के बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे, और उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ही प्रोवाइड्स द फर्स्ट मेजर अकाउंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. मेगास्थनीज का टाइम यही मान लीजिए कि 3rd सेंचुरी बीसी का टाइम है, वही चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम है. इसकी किताब के बारे में जानने वाली बात यह है कि नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द इंडियन सोर्सेज. हम लोगों ने मेगास्थनीज को इग्नोर कर दिया. इंडियन सोर्सेज में ना तो मेगास्थनीज मिलता है और ना ही इंडिका की चर्चा मिलती है. ये जो किताब है दैट इज रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द लेटर अकाउंट्स ऑफ रोमन ऑथर्स. लेटर अकाउंट ऑफ रोमन ऑथर्स. उन रोमन ऑथर्स का नाम लिखना यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े फेमस नाम है, आप सब जानते होंगे. एस्ट्रेबो, एरियन, प्लिनी, इन सब लोगों के ने जो इंडिका के बारे में लिखा, जो हेरोडोट मेगास्थनीज के बारे में लिखा, उसी से हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं. और ये किताब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आज अवेलेबल नहीं है. ये स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है आपसे कि द बुक इज़ नॉट एक्सटेंट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. तो अगर कोई किताब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं अवेलेबल होती है और उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, और वो भी बाद के लोगों के रेफरेंसेस के बेसिस पर, तो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि फिर उसकी रिलायबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी. ओरिजिनली मेगास्थनीज ने क्या लिखा था हमें नहीं पता. मेगास्थनीज ने जो 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 लिखा, बाकी लोगों ने जो समझा और जो रिप्रोड्यूस किया, उसमें एक्चुअल इंटेंट के बारे में, एक्चुअल सिचुएशन के बारे में जो कुछ भी लिखा गया था, उसमें कुछ ना कुछ इंटरपोलेशन, कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. तो जब रिलायबिलिटी की बात करते हैं तो ये दो लिमिटेशंस तो मेगास्थनीज के साथ जुड़ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मेगास्थनीज कुछ ऐसी बातें करता है जो कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग है. जैसे हम फेंसीफुल डिस्क्रिप्शन को अवॉइड करेंगे. अक्सर वो मेगास्थनीज रिपीट करता है जो हेरोडोटस ने कहा था. हेरोडोटस को तो फिर भी माफ़ किया जा सकता है कि वो इंडिया आया नहीं था, उसका नॉलेज इनडायरेक्ट था, लेकिन मेगास्थनीज को इस मामले में माफ़ नहीं कर सकते जब वो फिर उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है कि इंडिया में गोल्ड डिगिंग एंड्स हैं, इंडिया में वो आँखें इतनी बड़ी है, लोगों की बीच में होती है, कान इतने लंबे होते हैं कि एक बिछा लेते हैं दूसरा ओढ़ लेते हैं. वो सब छोड़ो, इसके एक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे आते हैं जिसका कोई हिस्टोरिकल रेलिवेंस हो. उसमें हम ये देखते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट, मेगास्थनीज फर्स्ट है टू मेंशन द पांड्याज ऑफ द साउथ. पांड्याज ऑफ द साउथ. अब ग्रीक नॉलेज में मेगास्थनीज के समय तक आते आते सिर्फ ईस्टर्न इंडिया शामिल नहीं हुआ था, बल्कि साउथ इंडिया भी शामिल हो गया था. हेरोडोटस के ज़माने में ग्रीक लोग अगर वाकिफ़ थे तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर एरिया से ही वाकिफ़ थे, उसके बियॉन्ड इंडिया के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं था. उनको लगता था उसके बियॉन्ड बस सब कुछ खाली है, इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न फ्रिंज. लेकिन चलिए, वो ईस्टर्न फ्रिंज मेगास्थनीज के साथ एक्सपेंड होता है. मेगास्थनीज ईस्ट की भी बात करता है और साउथ इंडिया की भी बात करता है.
और ये बताता है कि मेगास्थनीज पांड्यास के बारे में बताते हुए कहता है कि पांड्यन रूलर इज पंडैया, इस नाम से वो बताता है। और ये कहता है कि ये जो किंगडम है दैट इज बीइंग रूल्ड बाय अ वुमन रूलर, एंड दैट वुमन रूलर इज डॉटर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्णा को वो मेंशन करता है, डॉटर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इंडियन कल्चर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। और कृष्णा को मेंशन करता है इस नाम से, हेराक्लस के नाम से। अब ये नॉर्थ साउथ कनेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि मेगास्थनीज लिविंग इन द नॉर्थ was able to know about the south. He mentions the kingdom of Pandyas for the first time. Mention the ruler also, Pandya. Pandya is a woman. जहाँ तक मैं जानता हूँ ये फर्स्ट रेफरेंस है किसी भी विमेन रूलर का इंडियन हिस्ट्री में, मेगास्थनीज देता है। और साथ साथ ये भी बताता है कि पंडैया लॉर्ड कृष्णा यानी कि हेराक्लस की बेटी थी। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑल द वेल नोन ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विथ लॉर्ड कृष्णा, ही इज एसोसिएटेड विथ नॉर्थ इंडियन लीजेंड्स, जैसे मथुरा है, फिर द्वारका, फिर बैटल ऑफ महाभारत। तो इसको सिंक्रेटिक ट्रेंड्स का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है कि जब साउथ में स्टेट फॉर्मेशन हुआ तो जो वेल नोन नॉर्दर्न ट्रेडिशंस थे उसके ऊपर लोग रिलाई करना शुरू कर दिए थे, शायद ये उसका एग्जाम्पल है। दूसरी चीज जो मेगास्थनीज बताता है वो है आर्किटेक्चर ऑफ द सिटी, दैट इज कैपिटल सिटी, आर्किटेक्चर ऑफ द कैपिटल सिटी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में वो रहता है और पाटलिपुत्रा के बारे में बताता है, उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताता है। और उसके बताने से जो चीज़ पता चलती है वो ये है कि मौर्यन आर्किटेक्चर वाज लार्जली अ वुडन आर्किटेक्चर। वो बताता है कि शहर पूरब पश्चिम में नदी के किनारे बहुत पतले में बसा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाई अ वुडन पैलिसेड, जिसमें कि बुर्ज बने हुए हैं, बेस्टियंस बने हुए हैं। कुछ जगहों पे पटना में खुदाई हुई है जहाँ से कि कुछ वुडन रिमेन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा के बारे में सही बता रहा था कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर बिल्ट इन टिम्बर। और इसी बेसिस पर एक जनरल इंप्रेशन डेवलप होता है जो कि आर्कोलॉजी से भी उसका कोरोबोरेशन होता है कि मौर्यन आर्किटेक्चर वाज लार्जली वुडन आर्किटेक्चर। फिर वो सिर्फ मौर्यन कैपिटल के आर्किटेक्चर के बारे में ही नहीं बताता, पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बताता है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है इसलिए कि ये इंडियन हिस्ट्री में पहला एग्जाम्पल है किसी भी सेपरेट सिस्टम ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कब से होती है, तो आंसर इज मौर्याज। कौन सा शहर है? पाटलिपुत्रा। और डिस्क्रिप्शन कौन देता है? मेगास्थनीज। अर्बनाइजेशन इंडिया में अराउंड 6th century BC में शुरू हो चुका था, एंड वी ऑल नो ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंसेस कि अर्बन एरियाज हैव सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग सम स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो लगभग 300 सालों के बाद, ये यानी कि 6th century BC में अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है और 300 BC के आसपास we can say कि for the first time a state was responding to the challenges posed by urbanization. The first state was the Mauryan Empire, the first city was Patliputra, and the first person who talks about it was Megasthenes. अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेगास्थनीज जब पाटलिपुत्रा की बात करता है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है। वो ये कहता है कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव 6 कमिटीज। कितनी कमिटीज हैं? 6 कमिटीज हैं, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स। हर एक कमेटी में 5 मेंबर्स हैं। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग हो गए टोटल? लगभग 30 लोग हो गए। और ये 6 कमिटीज अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स का ध्यान रखती है। सारे एस्पेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन कुछ चीज़ें जो मौर्याज के लिए अदरवाइज भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो ये है कि इन 6 कमिटीज में से एक कमिटी रजिस्ट्रेशन करती थी या रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ से भी जुड़ी हुई है। बर्थ एंड डेथ आज के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा ही है, मौर्याज में ये था। ये खास तौर से एक नोटिसेबल फीचर है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का। बाकी सारी कमिटीज और उनके फंक्शन को हम नहीं देखेंगे। एक और कमेटी है इन्हीं कमेटी में से, 6 कमिटीज में से, जो कि फॉरेनर्स की देखभाल करती है। अतिथि देवो भव, टेकिंग केयर ऑफ फॉरेनर्स। हमें नहीं पता कि किसको पाटलिपुत्र शहर में फॉरेनर माना जाता था, सिंपली एन आउटसाइडर और अ पर्सन बिलोंगिंग टू सम अदर कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस। लेकिन जो भी फॉरेनर माना जाता होगा उसकी देखभाल के लिए पाटलिपुत्रा में एक कमेटी थी, जो कि 6 कमिटीज में से एक कमेटी थी। ये 3 चीजें जो मेगास्थनीज बताता है उसके बारे में जनरल एग्रीमेंट है, पांड्यों के बारे में, पाटलिपुत्र के आर्किटेक्चर के बारे में और पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन अब मेगास्थनीज कुछ ऐसी बातें करेगा जिसको लेकर हिस्टोरियंस में बहुत ही डाउट है, और वो बताता है कि मेगास्थनीज कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को ऑब्जर्व करने में कुछ गलती कर रहा था। अब वो गलती इसलिए हो रही थी कि उसके पास इनसाइडर्स के पर्सपेक्टिव नहीं थे, या कि वो नेग्लिजेंट था। ये डिबेट और डिस्कशन है जो कि बाद के लिए हम रखते हैं। लेकिन अभी कुछ कंक्रीट चीज़ें हैं और उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसकी बात करते हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करते समय मेगास्थनीज कहता है कि इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। इन 7 क्लासेस में भी वो टॉप पोजीशन किसको देता है? फिलोसफर्स को देता है, बाकियों को भूल जाइए। नाउ इंडियन सोसाइटी बीइंग डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए कि द डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी इनटू 4 वर्नास इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय अदर सोर्सेस। और अगर आप वर्ण संक्रास की, मिक्स्ड वर्नास की बात कर रहे हो, तो मौर्याज तक आते आते सिर्फ 7 क्यों? बहुत सारे मिक्स्ड वर्नास पैदा हो गए थे, फिर नंबर 7 से अधिक होना चाहिए। जो भी हो, इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मेगास्थनीज को किसी वेस्टर्न सोसाइटी का एक्सपीरियंस था जिसमें 7 क्लास डिवीजन था, और मेगास्थनीज ने कुछ ओवर जनरलाइज कर दिया उसी अंडरस्टैंडिंग को इंडियन सोसाइटी पर भी, और यहाँ के 7 क्लासेस को उसने आइडेंटिफाई किया। तो हु आइडेंटिफाइज इंडियन सोसाइटी विथ 7 क्लासेस? मेगास्थनीज। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो सही है कि गलत है, दैट इज अनदर इशू। और ये कि उन 7 कैटेगरीज में से मेगास्थनीज ने सबसे टॉप पोजीशन किसको दी? फिलोसफर्स को दी। और ये कि यह डिस्क्रिप्शन रिलायबल नहीं है, इसलिए कि हम जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी वाज, अगर वर्ना सिस्टम की बात करें तो बेस्ड ऑन 4 वर्नाज, और वर्ण संक्रास की बात करें तो मौर्याज के समय तक आते आते बहुत तरह के वर्ण संक्रास पैदा हो चुके थे। उसी तरह से मेगास्थनीज एक और बात कहता है जो कि कंट्रोवर्शियल है। वो ये कहता है कि इंडियंस पीपल डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग दैट इज स्क्रिप्ट। वो खुद लिख रहा था, लेकिन इंडिया के बारे में कह रहा है कि आर्ट ऑफ राइटिंग और स्क्रिप्ट इज नॉट नोन। ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा मिस्टीरियस है। माना जाता है कि स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट तभी होगा जब स्क्रिप्ट की जरूरत होगी। यूजुअली अर्बनाइजेशन के साथ रिकॉर्ड कीपिंग की जरूरत बढ़ जाती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में, पीजेंट सोसाइटीज़ में रिकॉर्ड कीपिंग उतना रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते, अर्बनाइजेशन की तरफ जाते, या प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर की तरफ जाते, तो रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत बढ़ जाती है। प्लस अक्सर अर्बनाइजेशन के साथ हम देखते हैं कि स्टेट फॉर्मेशन भी हुआ है। जब अर्बनाइजेशन के साथ स्टेट फॉर्मेशन होगा तो स्टेट को भी ज़रूरत होती है रिकॉर्ड कीपिंग की। और ये दोनों ही सिचुएशन इंडियन हिस्ट्री में अराउंड 6 सेंचुरी बीसी के आसपास डेवलप हो गई थी। मेगास्थनीज आता है 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास। यहाँ आकर वो ये कहता है कि इंडियंस डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, जबकि उसके जाने के 50 साल के अंदर ही अशोक
के टाइम के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, एडिक्ट्स मिले हैं, और उन एडिक्ट्स की बात की है हम लोगों ने। उनमें हमने देखा है कि ब्राह्मी का भी इस्तेमाल हुआ है, अ, खरोष्टी का भी इस्तेमाल हुआ है, अरामाइक का हुआ है, ग्रीक का हुआ है। तो अरामाइक और ग्रीक तो चलो एक बात समझ में आती है कि रिसेंटली उनसे फेमिलियर हुए होंगे, लेकिन खरोष्टी स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में तो काफ़ी टाइम लगा होगा। वो इंडियन कल्चर और पर्शियन कल्चर के इंटरेक्शन से डेवलप हुई थी। उसी तरह से ब्राह्मी का डेवलपमेंट भी सडनली तो नहीं हुआ होगा कि एक बार आप देखते हैं कि नहीं है और सिर्फ 50 साल के अंदर ब्राह्मी एक वेल डेवलप्ड स्क्रिप्ट के तौर पे हमें दिखाई देने लगती है। वी एग्जैक्टली डोंट नो कि व्हाट इज द सिचुएशन कि मेगास्थनीज ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मेगास्थनीज ये कहता है कि इंडियंस डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, और इसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये मेगास्थनीज की वो बातें हैं जिसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। उसी तरह से मेगास्थनीज ये कहता है कि भाई इंडिया में फेमिन नहीं पड़ते। वो इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी प्रेज करता है कि इंडिया में लैंड बहुत ही फर्टाइल है। यहाँ पे लैंड इतनी फर्टाइल है कि 2 क्रॉप्स कैन बी रेज्ड इन ए ईयर। लेकिन वो थोड़ा जोश में आ जाता है तारीफ करते करते, और बोलता है कि इंडिया इज रिच एंड सो रिच कि इंडियंस आर नॉट फेमिलियर विद फेमिन। क्या इस बात को मान लिया जाए कि इंडियंस वर नॉट फेमिलियर विद फेमिन? इसको भी हम मानते हैं कि लगता है कि मेगास्थनीज से कुछ गलती हो गई है, इसलिए कि हमारे पास दूसरे एविडेंस हैं। जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में कुछ इमरजेंसी चीज़ें, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन मेंशन की गई हैं। जैसे फायर अर्थशास्त्र में इमरजेंसी है, अर्थशास्त्र में फेमिन भी इमरजेंसी है, अर्थशास्त्र में फाइनेंशियल क्राइसिस भी इमरजेंसी है। ये 3 इमरजेंसी सिचुएशन अर्थशास्त्र में है। तो अगर मौर्याज के टाइम में फेमिन नहीं पड़ते तो फिर अर्थशास्त्र के इमरजेंसी प्रोविजंस में फेमिन क्यों शामिल है? ये एक आर्गुमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग कि मेगास्थनीज से कुछ गलती हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा आपने, जिसके दरबार में मेगास्थनीज रह रहा था, ऐसा माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दर जब वो रूल कर रहा था उसके रेन में जैना सोर्सेज में मेंशनड है, जैना रिलीजियस सोर्सेज में मेंशन है कि एक बहुत ही लंबा फेमिन आया था जो 12 सालों तक चला, और जिसकी वजह से चंद्रगुप्त को भी अपना गद्दी छोड़ना पड़ा था। ही एब्डिकेटेड हिज थ्रोन एंड प्रोसीडेड टू द साउथ, जहाँ सरवन बेलगोला नामक जगह पर उसने सलेखना परफॉर्म किया था, अपने गुरु भद्रबाहु के साथ गया था। और जैनिज्म में ये जो 2 सेक्ट्स उभरते हैं जिनको हम श्वेतांबर एंड दिगंबर कहते हैं, स्काई क्लैड एंड वाइट क्लैड कहते हैं, इनका राइज भी कहीं ना कहीं इस फेमिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जैना रिलीजियस लिटरेचर में भी फेमिन का जिक्र मिलता है। और इफ यू रिमेंबर, एज पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन ऑन inscriptions, we talked about 2 Mauryan inscriptions, महास्थान एंड सोहगौरा। ये शायद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के ही हैं। महास्थान बांग्लादेश में है और सोहगौरा ईस्टर्न यूपी में है, और इन दोनों जगहों से हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, और उन इंस्क्रिप्शंस में फेमिन रिलीफ मेजर्स की बात कही गई है। तो मेगास्थनीज का ये कहना कि इंडिया में फेमिन नहीं है इज नॉट एक्सेप्टेबल on 3 major grounds. First, mention of famine relief measures in the Arthashastra. Second, mention of a long drawn famine in the Jaina religious literature. And 2 inscriptions of the time of the Mauryas dealing with famine relief measures found at places like सोहगौरा एंड महास्थान। तो मेगास्थनीज का फेमिन वाला पार्ट भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर मेगास्थनीज एक और बात कहता है जिसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो ये कहता है कि इंडिया में देर इज नो स्लेवरी। अब ये पता नहीं कहाँ से अपने नॉलेज ले रहा है, हेरोडोटस तो इंडिया में आया नहीं था, तो चलो उसको तो माफ कर सकते हैं। तो इसके हम लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। हम ये मानते हैं कि ऐसा लगता है कि इंडिया में जो स्लेव्स थे वो मोस्टली डोमेस्टिक स्लेव्स थे, और उनके साथ लोगों का ट्रीटमेंट इतना लिबरल था कि मेगास्थनीज कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्री मैन
एंड स्लेव्स। क्योंकि पुराने ग्रीक में स्लेव्स के साथ जो ट्रीटमेंट था वो काफ़ी हार्श हुआ करता था, काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव था। तो मेगास्थनीज किन किन चीज़ों की बात करता है, अगर हम रिपीट करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीको रोमन ऑब्जर्वर्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन. We started with Herodotus, who gives fanciful account of India, but of course mentions some parts of India as part of the Achaemenid or Persian Empire. Secondly, we talked about the historians who had accompanied Alexander, Nearchus, Aristobulus, and Onesicratus. उनको अगर देखें तो वो सती की बात करते हैं, वो जिम्नो सोफिस्ट की बात करते हैं, नंगे साधु की बात करते हैं, वो बनियान ट्री की बात करते हैं, सुगर केन की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं ना, और कोस्ट लाइन की बात करते, इंडियन ज्योग्राफी की बात करते। फिर हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए मेगास्थनीज तक आए हैं और हमने देखा है कि सबसे मेजर अकाउंट मेगास्थनीज का ही है, और मेगास्थनीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो आज उसकी पूरी किताब हमें अवेलेबल नहीं है। उस किताब की जानकारी हमें उसके लेटर रेफरेंसेस के बेसिस पर मिलती है, और उसमें मेगास्थनीज जब पांड्यास की बात करता है, जब पाटलिपुत्र के आर्किटेक्चर की बात करता है, जब पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है तो उसको सही माना जा सकता है। लेकिन जब वो ये कहता है कि इंडिया में फेमिन नहीं है, या इंडियन सोसाइटी में स्लेवरी नहीं है, या इंडियंस को आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं आता, या इंडियन सोसाइटी 7 क्लासेस में बटी है, तो इस डिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, इसलिए कि बाकी सोर्सेज से इसके अलग एविडेंस मिलते हैं। इज दिस क्लियर? अब इंडिका से अगर हम आगे बढ़ें मेगास्थनीज से, अब तक हम कह सकते हैं कि ग्रीक ऑब्जर्वेशन की बात हम लोग कर रहे थे। मेगास्थनीज वाज पार्ट ऑफ द ग्रीक वर्ल्ड। उसके बाद से ग्रीक सिविलाइजेशंस, ग्रीक कल्चर्स का, या जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उनका डिक्लाइन होता है, एंड देयर इज अ बिग एम्पायर कॉल्ड रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का इंडिया के साथ ट्रेड कनेक्शन ड्यूरिंग अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंसेंट इंडिया का, लेकिन उधर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बात ऑब्जर्वर्स की हो रही है तो रोमन ऑब्जर्वर्स की बात करेंगे, ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ऑफ द इंडियन कल्चर, ग्रीक के बाद। इनमें कुछ नाम तो बड़े ही मशहूर हैं, और एक नाम तो ऐसा है जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो हम लोगों ने नाम दे रखा है, या हिस्टोरियंस ने दे रखा है। वो एक एनिमस ऑथर है जिसको कहते हैं पेरिप्लस। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। पेरिप्लस ऑफ द, एक ऐसा सी है जो कि आज के इंडियन ओशन और उस सब का मिला जुला है। वो सी ग्रीक इमेजिनेशन में, रोमन इमेजिनेशन में ज़्यादा था। लोगों की नॉलेज भी तो कम ही हुआ करती थी। वर्ल्ड मैप जिस तरह से हम आज देखते हैं, आज समझते हैं, वैसा तो हमेशा नहीं समझा जाता था। तो पेरिप्लस ऑफ दी आप डिक्शनरी में एक बार देख भी लीजिएगा इसकी स्पेलिंग। एरिथ्रियन सी, ये इंडियन ओशन, अरबियन सी, ये सब उसका मिक्सचर है। एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ये कौन था बंदा हमें नहीं पता, लेकिन इसको कहीं कहीं लिखा हुआ है कि उस जमाने का गूगल था। उस जमाने का इंडिया का उसने गूगल मैप तैयार किया। गूगल मैप इसलिए तैयार किया कि पेरिप्लस बात करता है वेस्टर्न कोस्ट लाइन की, और यहाँ के पोर्ट्स की, जैसे मुजरिस की चर्चा करता है। वो ईस्टर्न कोस्ट लाइन की भी बात करता है इंडिया के, और वहाँ पर अरिका मेडू की बात करता है, और इन दोनों जगहों से रोमन सेटलमेंट्स भी मिले हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस में। यानी कि वो इंडियन पोर्ट्स का, कोस्ट लाइन की चर्चा करता है, इंडियन ओशन की चर्चा करता है। आपने मॉनसून का नाम सुना होगा, मॉनसून की बात करता है वो। इंडियन मॉनसून ने सबको अट्रैक्ट किया, यहाँ के मौसम ने, और ख़ासतौर से मॉनसून ने। एलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस भी मॉनसून को नोट करते हैं,
और इंडियन क्लाइमेट के बारे में इसको एक यूनिक फीचर के तौर पर देखते हैं। फिर वो क्या क्या कमोडिटी एक्सचेंज होता था वो उसकी भी बात करता है। वो बात करता है कि वहाँ से रोमन एम्पायर से मोस्टली गोल्ड आ रहा है, वाइन आ रहा है। ये क्या है? रोमन एम्पायर से इंपोर्टेड। और इंडियन एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो स्पाइसेस है, पर्ल्स है, कॉटन है, इस तरह की चीज़ें। पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी, ये आता है फर्स्ट सेंचुरी में। फर्स्ट सेंचुरी में कभी आता है, उसी समय माना जाता है कि मानसून की खोज भी हुई थी शायद। हालांकि मानसून की खोज, मानसून तो हमेशा से है, ये अलग अलग नज़रिए की बात है। जो लोग मालाबार कोस्ट पे होंगे उनको तो मानसून हमेशा से रहा होगा, उनको खोजने की क्या ज़रूरत है। अरब ट्रेडर्स जो थे उनको भी खोजने की क्या ज़रूरत है। ये यूरोपियन ट्रेडर्स थे, वो एक्सप्लोरर्स थे, जो आए और जिन्होंने मानसून को देखा और हैरत में पड़ गए कि इस तरह से विंड का मूवमेंट होता है और जो कि ट्रेड को भी फैसिलिटेट कर सकता है। तो ये उनके लिए खोज खोज की बात है। ईस्ट के लोग जो इधर रहते थे, उस क्लाइमेट में रहते थे, उनके लिए कोई खोज की बात नहीं है। पेरिप्लस के बाद ये एनोनिमस ऑथर है। अगला नाम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एज पार्ट ऑफ द रोमन ऑब्जर्वर्स, ये सब अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज के हैं। उनमें से दिस नेम इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, प्लिनी। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन सबको शामिल नहीं किया जा सकता। उनमें से जो खास हमको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं हम उन्हीं को शामिल कर रहे हैं। प्लूटार्क भी है, स्ट्रेबो भी है, टॉलेमी भी है, लेकिन सबको छोड़िए, प्लिनी की बात करते हैं। प्लिनी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी जो जिस ट्रेड की बात हो रही थी, उस ट्रेड में माना जाता है कि इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसलिए इंडियन गुड्स के लिए रोमन इलीट को कैश पेमेंट करना पड़ता था। रोमन गोल्ड कॉइन्स अक्सर साउथ इंडियन साइड से मिलते हैं। तो उस ट्रेड में रोमन इलीट को क्रिटिसाइज करता है प्लिनी, एंड ही हैज लेमेंटेड द एक्सपोर्ट ऑफ रोमन वेल्थ दैट वाज बेसिकली गोल्ड टू इंडिया। कहता है कि ड्यू टू luxurious habit of the Roman elite, particularly the women and their love for silk, वो ये मानता है कि उनकी लग्जरियस हैबिट की वजह से रोमन एम्पायर का सारा गोल्ड इंडिया चला जा रहा है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस बात का कि ड्यूरिंग अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज व्हेन इंडिया हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, द ट्रेड बैलेंस वाज इन फेवर ऑफ इंडिया। उसका आई विटनेस अकाउंट में मिलता है। अक्सर रोमन जो ऑथर्स हैं उन्हीं के बेसिस पर हम लोग साउथ के रोमन एम्पायर के साथ ट्रेडिंग कनेक्शंस को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। हाँ, आर्कोलॉजी जरूर हमें सपोर्ट करती है। जब रोमन गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, रोमन ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं या और दूसरी चीज़ें हमें मिलती हैं, लेकिन अक्सर रोमन ट्रेडर्स को साउथ इंडियन हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके देखा जाता है। प्लस प्लिनी का एक और डिस्क्रिप्शन है कि ये सातवाहना किंगडम के बारे में बात करता है और ये बताता है कि सातवाहना किंगडम अर्बन, मतलब जो ग्रीक डिस्क्रिप्शन है उसमें भी अर्बन सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती है, रोमन डिस्क्रिप्शन में भी अर्बन सोसाइटी रिफ्लेक्ट होती है। तो कहता है कि 30 फोर्टिफाइड सिटीज इन द सातवाहना किंगडम, 30 फोर्टिफाइड सिटी इन द सातवाहना किंगडम। तो ये दो चीजें प्लिनी के साथ जुड़ी हुई हैं। ये भी फर्स्ट सेंचुरी में आता है, अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरी में सब आएंगे अगर एक कॉमन एक्सप्रेशन यूज करना हो तो। एक और नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं और वो नाम है एरियन का। एरियन ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम इंडिका है और ये मेगास्थनीज को जानता था। मेगास्थनीज को तो खैर सभी जानते थे, कुछ ने तो मेगास्थनीज को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है कि एक नंबर का झूठा इंसान है वो। एरियन ने भी काफ़ी हद तक किया है, लेकिन एरियन थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट भी करता है। और
इसने जो किताब लिखी है एरियन ने, इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नोट किया गया है। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, तो ये भी सुना होगा कि पोरस के साथ उसकी लड़ाई हुई थी। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका डिस्क्रिप्शन एरियन देता है। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं कि बैटल विथ पोरस। इसके साथ ही हम लोग ग्रीको रोमन हिस्टोरियन से आगे बढ़ते हैं और आते हैं चाइनीज ट्रेवलर्स के पास। और अगर चाइनीज ऑब्जर्वर्स की बात करें इंडियन सोसाइटी के, तो ये अक्सर जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि ये रिलीजियस लोग हैं, मंक्स हैं। इनका इंटरेस्ट अलग है। इनका इंटरेस्ट डिप्लोमेसी में नहीं है, इनका इंटरेस्ट मिलिट्री में नहीं है, इनका इंटरेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं है। इनका इंटरेस्ट मेनली इंडिया की रिलीजियोसिटी, इंडिया की स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीज़ों में है। इन चाइनीज़ ऑब्जर्वर्स में जो सबसे पहला नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिस पे यूपीएससी ने पिछले से पिछले साल शायद क्वेश्चन भी पूछा था, वो नाम है फाहियान का। आजकल की किताबों में स्पेलिंग कुछ ऐसे मिलती है, फाक्सियान। ये गुप्ता पीरियड में आया था, यानी कि फिफ्थ सेंचुरी की शुरुआत में, 5th century AD, मतलब 400 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये है 5th century AD। एंड he visited India during the reign of Chandragupta II, whose title was विक्रमादित्य। इसके रेन में वह इंडिया आता है, फाहियान। ही वॉज अ बुद्धिस्ट मंक। वो आता है इंडिया में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की तलाश में, इंडियन मंक इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो उसका मकसद पता होना चाहिए। तो जब वो आता है तो वो इंडिया के बारे में अपना तो काम करता ही है, उसको जो स्टडी करना है, उसको जो ट्रांसलेशन करना है, उसको जो बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी करनी है, वो अपना करता रहता है। लेकिन उसके अलावा वो इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, खासतौर से गुप्ता एम्पायर के बारे में। क्योंकि वो गुप्ता के टाइम पर आया था, तो जो कुछ भी बताता है उसको हम लोग गुप्ता एम्पायर से जोड़ देते हैं। कमाल की बात यह है कि उतना पैदल चल लेना बहुत मुश्किल बात है। 60 साल की उम्र में इसने अपनी जर्नी शुरू की थी चाइना से। 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होकर घर में बैठ जाते हैं। सी द रिलीजियस झील। 60 साल की उम्र में इसने अपनी जर्नी शुरू की और पूरा चाइना से सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया के इलाके से होते हुए हिंदू कुश पार करके वो यहाँ आया था। फिर वापस गया, उधर श्रीलंका में भी रहा। वापस जाते समय इसके जहाज में भी कुछ खराबी आ गई, जहाज डूब गई या कुछ हुआ, तूफान इसको कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। एक तरह से इसने पूरा एक राउंड कर लिया, लैंड से इंडिया को पूरा क्रॉस करते हुए सी से वापस जाना। ये अपने आप में कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। तो खैर ये तो उसकी पर्सनल बात हो गई। हमारे लिए वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फाहियान वाइल विजिटिंग इंडिया अंडर और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ताज बताता है कि उस टाइम में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बहुत है। ही टॉक्स अबाउट इंडियन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडिया रिच है और इंडिया में पीस बहुत है। पीस इतना ज़्यादा है कि कोई हार्श पनिशमेंट नहीं है। लोग चोरी करते ही नहीं, करते भी है तो हार्श पनिशमेंट नहीं है। तो वो ये भी कहता है कि नो हार्श पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स। बल्कि इसमें ये भी कहता है कि दैट इज नो कैपिटल पनिशमेंट। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट दिया ही नहीं जाता। कैपिटल पनिशमेंट इज डेथ सेंटेंस। तो नो कैपिटल पनिशमेंट की बात कौन करता है? फाहियान करता है। द अर्लीस्ट चाइनीज ऑब्जर्वर, इसको आप मान सकते हैं, विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम। फिर वो ये कहता है कि आमतौर पे लोग ये हैं
वेजिटेरियन है। वेजिटेरियनिज्म इंडिया में वाइडली प्रीवेलेंट है, ये उसका कहना है। इंडियन सिचुएशन क्या है हमें पता है, आपको भी पता है। हमारे यहाँ दोनों मिलता है, वेजिटेरियनिज्म भी और नॉन वेजिटेरियनिज्म भी मिलता है। फिर इसके बाद वो पाटलिपुत्रा जाता है, और पाटलिपुत्र जब जाता है तो उस समय तक पाटलिपुत्रा चूंकि मौर्यास का कैपिटल था, मौर्यन पावर डिक्लाइन कर चुका था, तो पाटलिपुत्र का भी डिक्लाइन हो चुका था। लेकिन फिर भी अराउंड 700 years after the Mauryas, he was able to see the Mauryan palace। और उस समय भी मौर्यन पैलेस इतना इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर था कि दिस चाइनीज कुड नॉट बिलीव कि इसको कोई इंसान बना सकता है। तो उसने कहा था कि मेड बाय स्पिरिट्स। ये फाहियान का मौर्यन पैलेस के बारे में ऑब्जर्वेशन है। ये बताता है कि मौर्यन पैलेस कितना इम्प्रेसिव रहा होगा। जब 700 साल के बाद इतना इम्प्रेसिव था तो तब कब कैसा रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन पैलेस दैट ही मेंशंस द मौर्यन पैलेस एज made by gods, as made by spirits or gods। ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। फिर अगर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वो बताता है इंडिया में इसके बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में। ही टॉक्स अबाउट चंडालाज, जो कि शहर से बाहर रहते थे, और जब वो शहर में एंट्री करते थे तो लकड़ी के कुछ इंस्ट्रूमेंट से कुछ साउंड प्रोड्यूस करते थे ताकि लोग उनको देखने से बच सकें। इसको माना जाता है कि दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो लोग गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड नहीं मानते या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो खासतौर से इसकी तरफ रोशनी डालते हैं कि ठीक है बाकी कल्चरल फील्ड में डेवलपमेंट था, लेकिन सी कि ड्यूरिंग द सेम टाइम वी ऑल्सो फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड दैट कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय फाहियान। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता है हमें, और ये कहता है कि इंडिया में यूज ऑफ कौरीज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूज ऑफ कौरीज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वैसे गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ क्वाइनेज। उनके हाई वैल्यू क्वाइंस हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, जिनका डे टू डे ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होना थोड़ा मुश्किल था। प्रॉब्लम ऑफ क्वाइनेज जिसे कहते हैं, यानी कि डर्थ ऑफ क्वाइंस, गुप्ता के पीरियड से शुरू हो चुका था। हाई वैल्यू कॉइन्स को आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि इसके पहले वाला जो पीरियड था कुशानास का, सातवाहनास का, तो उस समय आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में भी और लिटरेरी सोर्सेज में भी कॉइन्स का ज़्यादा रेफरेंस मिलता है। सातवाहनास के कॉइन्स बहुत सारे मिले हैं जो कि बहुत प्रीसियस मेटल्स के नहीं है। इसका मतलब था कि वो लो वैल्यू कॉइन्स है जिनका डे टू डे ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होता होगा। यानी कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोनेटाइजेशन प्री गुप्ता इकोनॉमी, सातवाहना इकोनॉमी ज़्यादा प्रोस्परस लग रही है, ज़्यादा डेवलप लगती है। गुप्ताज के हाई वैल्यू कॉइन्स तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी श्रिंक करना शुरू हो चुकी थी। तो जो लोग उस बात को नहीं मानते वो ये कहते हैं कि ठीक है लो वैल्यू कॉइन्स नहीं मिलते, लेकिन लो वैल्यू कॉइन्स की ज़रूरत क्या थी जब पीपुल इसका इस्तेमाल करते थे, कॉरीज के इस्तेमाल करते थे। तो कॉरीज के इस्तेमाल ने किस हद तक गुप्ता इकोनॉमी को ग्रास रूट लेवल पर सपोर्ट दिया या नहीं दिया, ये अपने आप में ही एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उसका वक्त नहीं है। अभी हम लोगों को पीटी के लिए बस इतना जानिए कुछ फैक्ट्स अबाउट चाइनीज ऑब्जर्वर। ही टॉक्स अबाउट peace and prosperity in India. He talks about soft punishment with no capital punishment, vegetarianism,
Mauryan palace has made by ghosts and spirits, reference to Chandalas living outside cities, that is earliest reference to untouchability and use of cowries as medium of exchange. Is that clear? इसके बाद फाहियान के करीब फाहियान was in the 5th century. Around 200 years later, we have another Chinese traveler जिसके नाम की स्पेलिंग ही थोड़ा परेशान करती रहती है, जैसे आपने सुना होगा हुएनसांग को। आजकल की किताबों में इसको ऐसे कुछ लिखते हैं, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट, एक बार चेक कर लीजिएगा। जुआनजांग हुएनसांग, ये इंडिया में आता है 7th सेंचुरी में, उसके फर्स्ट हाफ में। 7th सेंचुरी का मतलब आप समझ सकते हैं 600 के बाद इंडिया में आता है। बहुत सारे लोगों की बात करता है, बहुत सारे, उधर हमें नहीं जाना। ही वॉज ऑल्सो अ बुद्धिस्ट मंक, और इसने फाहियान की तरह बुढ़ापे में फैसला नहीं लिया इंडिया आने का, इसने जवानी में ले लिया था। और जब गया भी तो बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट बुक्स को लेकर गया था, 657 टेक्स्ट बुक्स ऐसे लोग मानते हैं। हर्ष ने इसको कुछ गोल्ड कॉइन्स देने की कोशिश की थी, अराउंड 10,000, जो कि इसने मना कर दिया था, और कुछ चीज़ों के सीड्स को लेकर गया था। ये अपना अपना डिस्क्रिप्शन है इसका। सो बुद्धिस्ट मंक again in search of scriptures and study Buddhism. ये इंडिया में बताता है कि बहुत सारे स्टेट्स है, अराउंड 70 स्टेट्स। अब सोच लो कि डिसेंट्रलाइजेशन किस लेवल तक चला जा चुका था। इस समय नॉर्थ में हर्षा रूल कर रहा था, और हर्षा के साथ इसके कुछ स्पेशल कनेक्शन डेवलप हुए, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले ये देखते हैं कि ये इंडिया में जब रहा तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा रहा। आज भी आप नालंदा घूमने जाएंगे तो वहाँ का गाइड आपको इसके कमरे में घुमा देगा आपको। हालांकि तय करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि कोई नेम प्लेट तो है नहीं, लेकिन हो सकता हो कि लोकल नॉलेज हो, वहाँ पे ट्रेडिशन से चला आ रहा हो। लेकिन ये तय करना कि यही कमरा वेनसांग का कमरा है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ही रिमेन्ड एसोसिएटेड विद द नालंदा यूनिवर्सिटी, और एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट मंक है शीलभद्र, उसके साथ भी ये कनेक्टेड रहा। ये उससे पढ़ाई करी इसने, और नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पहले पढ़ता है फिर बाद में पढ़ाता है। तो यहाँ पर उसने ही ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर। अब नालंदा के बारे में मोस्ट ऑफ द नॉलेज दैट वी हैव, कि किस तरह से 10,000 स्टूडेंट्स थे, किस तरह से रेजिडेंशियल एरियाज अलग थे, डिपार्टमेंट्स अलग थे, किस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, किस तरह से वहाँ का डोर कीपर ही बहुत सारे लोगों को वहाँ से भगा देता था वो उनके पहले अटेम्प्ट में ही। ये सारा कुछ नालंदा के बारे में जो हम जानते हैं, अपार्ट फ्रॉम द रूइंस ऑफ नालंदा, आवर सोर्स इज दिस चाइनीज ट्रेवलर हु वाज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, हुएनसांग। ये इसका अपने आप में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बुद्धिज्म के सेक्ट्स की बात करता है वो खुद, हुएनसांग कह सकते हैं कि ही बिलोंग टू द महायाना। लेकिन ऐसा लगता है कि समय तक आते आते महायाना के अलावा भी दूसरे तरह के सेक्ट्स पैदा हो चुके थे। सो ही टॉक्स अबाउट अराउंड 18 सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट था तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ों में उसकी दिलचस्पी थी। सो दिस नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि बुद्धिज्म इस वक्त तक आते आते, फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरी तक आते आते बहुत सारे सेक्ट्स में, बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ चुका था, और 18 सेक्ट्स की चर्चा तो खुद हुएनसांग ने की है। फिर हर्षा के बारे में ये कुछ चीज़ें कहता है, और वो जो कहता है उसके बारे में हिस्टोरियंस ने उसको एक्नॉलेज करते हुए कहा है कि हर्षा वाज ग्रेट
but was made greater by two persons. One of them was this Chinese traveler, Huensang. The other person was the biographer of Harsha, whose name is Ban Bhatt, जिसने हर्षचरित लिखा था. तो अभी तो हर्षचरित का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फॉरेन ऑब्जर्वर्स की बात कर रहे हैं हम लोग. तो ऐसा क्या लिखा इस पर्सन ने जिसकी वजह से लगता है कि हर्षा को इसने ग्रेट से ग्रेटर बना दिया. तो हर्षा के बारे में कुछ अकाउंट्स ही देता है. वो बताता है कि हर्षा जो था उसको इसने पहले वो शैवाइट फेथ का था और शैवाइट टू बुद्धिज्म में इसी ने उसको कन्वर्ट किया. वेनसांग ने उसको कन्वर्ट किया. फिर वो ये भी कहता है कि वेनसांग के लिए हर्ष ने दो असेंबलीज बुलाई. एक तो कन्नौज में बुलाई और दूसरा प्रयागराज में बुलाई. ये दो उस समय के बड़े शहर थे और इन दोनों असेंबली का मकसद था कि वेनसांग को मौका दिया जाए डिस्कशन का, खासतौर से इंडियन ब्राह्मणास के साथ. ही वांटेड टू प्रूव द सुप्रीमेसी ऑफ हिज फेथ. और ये मौका दिया गया और वो बताता है कि उसने सबको हरा दिया. भाई उसकी किताब का नाम है सी यू की. इसी में ये सारी चीज़ें मिलती हैं. हर्ष की वेनसांग की किताब जो उसने लिखा. और इसकी वजह से ब्राह्मणास ने कंस्पिरेसी की उसको मारने की. हर्ष को पता चला. व्हेन द प्लॉट वाज एक्सपोज्ड, हर्षा गेव देम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स, whom the Brahmanas who wanted to kill वेनसांग, जिसको कि वेनसांग ने हरा दिया था. फिर हर्ष के बारे में जो बताता है उसे लगता है कि हर्ष हैड रिवाइव्ड द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, समथिंग दैट इज फर्स्ट नोटिसेबल इन केस ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोक. जैसे ये कहता है कि हर्षा डिवाइडेड हिज इनकम इनटू 4 पार्ट्स और वो हर 4 पार्ट्स में से एक पार्ट वो चैरिटी पे खर्च करता था. या फिर ये जो दो असेंबलीज बुलाई थी हर्षवर्धन ने, यहाँ पर उसने अपना लगभग सब कुछ डोनेट कर दिया था. यहाँ तक कि अपने पर्सनल क्लॉथ्स भी डोनेट कर दिए थे. तो हर्षा की जेनरोसिटी की चर्चा करता है ये. फिर ये भी बताता है कि हर्षवर्धन के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर इतना वेल मेंटेन्ड है कि एक बुढ़िया भी, इवन एन ओल्ड लेडी विथ अ बास्केट ऑफ गोल्ड ऑन हर हेड, कैन मूव फ्रीली एनीवेयर विदाउट एनी फियर. ये एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट लगता है, इसलिए कि बाद में अब्बास खान शेरवानी शेर शाह के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं व्हेन ही रोट तारीख शेर शाही मच लेटर ऑन. तो लेकिन फिर ऐसा लगता है कि इसमें भी वो थोड़ा झूठ बोल गया, इसलिए कि अपनी सीयूकी में वो खुद लिखता है कि ही वॉज लूटेड ट्वाइस. तो ही वॉज फ्रेंड ऑफ द एम्परर, स्टिल लूटेड ट्वाइस. एक बार तो उसको पकड़ लिया गया था बलि चढ़ाने के लिए, कुछ लोगों ने पकड़ लिया था उसे. तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता. उससे पता चलता है कि इंडिया में तांत्रिज्म का डेवलपमेंट होने लगा था इस वक्त तक आते आते, और नर बलि नर बलि का ट्रेंड भी शुरू हो चुका था. तो यहाँ हमने दो चाइनीज ट्रेवलर्स की बात की, फाहियान और हुएनसांग. एक और की बात कर सकते हैं, बस जान लो कि वो आया था. उसका नाम है इत्सिंग. आई कभी कभी सेपरेट लिखते हैं, इत्सिंग. आजकल की किताबों में ये स्पेलिंग भी मिलता है, ईजिंग. ये 7th सेंचुरी के लास्ट में आया था. और 7th सेंचुरी के लास्ट में मतलब द सेम सेंचुरी, 7th सेंचुरी के शुरू में आया हुएनसांग, 7th सेंचुरी के शुरू में आया इत्सिंग. इत्सिंग भी बुद्धिस्ट स्कॉलर है, मंक है. इत्सिंग इंडिया में मोनेस्ट्री के अंदर रहता है. एंड इत्सिंग वाज पार्टिकुलरली इम्प्रेस्ड बाय द मोनेस्टिक लाइफ स्टाइल. और इंडिया में उसको जो ये देखने को मिला कि मंक्स किस तरह से अपना हाइजीन मेंटेन करते हैं, कितना पायस लाइफ जीते हैं. ऐसे वो बताता है कि वो दातुन दातुन समझते हो ना, वो दांत कैसे साफ करते हैं, नहाते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं, अपना ख्याल कैसे रखते हैं, योगा कैसे करते हैं. मतलब मोनेस्टिक लाइफ के ऊपर डिस्क्रिप्शन ये देता है. ये कोई बहुत पॉलिटिकल कमेंट या इकोनॉमिक कमेंट्री नहीं करता. सो वी हैव 3 चाइनीज ट्रेवलर्स एज पार्ट ऑफ फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो कि हमें पता होने चाहिए. फाहियान, हुएनसांग एंड इत्सिंग. फाहियान कब आया? गुप्ता पीरियड में. हुएनसांग कब आया? हर्षा के पीरियड में. हुएनसांग जब आया तो नॉर्थ में हर्षा था, दक्कन में पुलकेशिन सेकंड.
और साउथ में पल्लवा डायनेस्टी का महेंद्र वर्मन। ऐसा माना जाता है कि ह्वेनसांग साउथ की तरफ भी गया। 70 किंगडम्स की तो बात वो खुद ही करता है। हर्ष के बारे में उसका स्पेशल रिलेशन, स्पेशल कनेक्शन हम लोगों ने देखा। सो दिस मच अबाउट द चाइनीज ट्रेवलर्स। अब हम लोग बात कर सकते हैं आगे बढ़ते हुए अरब ऑब्जर्वर्स की। ये मोस्टली ट्रेडर्स थे। इसमें 3 ऑब्जर्वर्स तो एक अलग अलग सेंचुरीज में एक साथ लगातार हमें मिल जाते हैं, उनको याद रखना आसान होगा फिर हमारे लिए। इनमें सबसे पहले है सुलेमान द मर्चेंट, उसको ताजिर कहते हैं, ताजिर। सुलेमान द मर्चेंट एक ट्रेडर है। ही केम टू इंडिया इन द 9th सेंचुरी। इसके बाद एक है जिसको कहते हैं अल मसूदी। ही बिलोंग्स टू द 10th सेंचुरी। एंड द मोस्ट फेमस जो उस वर्ल्ड से आया था, उसको हम कह सकते हैं कि ही वाज अल बेरूनी, 11th सेंचुरी। ये 3 तो लगातार ही हमें मिल जाते हैं, सुलेमान, अल मसूदी एंड अल बेरूनी। सुलेमान 9th सेंचुरी, अल मसूदी 10th सेंचुरी, अल बेरूनी 11th सेंचुरी। इसमें सुलेमान को हम लोग खास तौर से जानते हैं। अगर सुलेमान की बात करें तो इसे हम लोग जानते हैं कुछ वजहों से। आपने इंडियन हिस्ट्री में ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल का नाम सुना होगा। दैट वाज बिटवीन द प्रतिहाराज, पालाज एंड राष्ट्रकूटाज। सो ही थ्रोज लाइट ऑन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ये अपने आप में ही क्वेश्चन हो सकता है। जैसे पालास के लिए वो वर्ड यूज करता है रुहमा, रुहमा किंगडम ऑफ रुहमाज। राष्ट्रकूटाज के लिए वर्ड यूज किया है बलाहाराज। और राष्ट्रकूटाज को उसने माना है कि पूरी दुनिया के 4 बड़े एम्पायर्स में से इनका एम्पायर भी था, जिसमें चाइनीज भी था, जिसमें अरब भी था और बैजेंटाइन भी था। पर तिहारा के लिए जो वर्ड अरब ऑथर्स ने यूज किया है वो है अल जुर्ज। ऐसे कुछ वर्ड है, एक बार गूगल करके देख लेना, JUJR ऐसे जरा गूगल करके देखो तो आप। पालाज मेंशनड एज रोहमा, राष्ट्रकूटाज मेंशनड एज बलाहाराज एंड प्रतिहाराज मेंशनड एज अल जुज्र, अल जुज्र। उसका एक और अल हटा के जुर्ज देखो तो स्पेलिंग क्या है, जेड और ज। चलो छोड़ो। वो ये बताता है कि प्रतिहाराज आर होस्टाइल टुवर्ड्स अरब्स, होस्टाइल टुवर्ड्स अरब्स, और दे आर पार्टिकुलरली नोन फॉर देयर हॉर्सेस। पालास के बारे में बताता है कि दे आर नोन फॉर देयर एलिफेंट्स। राष्ट्रकूटाज को बताता है कि दे आर फ्रेंडली टुवर्ड्स अरब्स। और राष्ट्रकूटाज की काफ़ी तारीफ भी करता है। इसको गूगल से ढूंढ के लिख लेना आप लोग। बलाहाराज, तो सुलेमान को खास तौर से हम लोग जानते हैं इस बात के लिए कि ही थ्रोज लाइट ऑन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, उसके जो अप्स एंड डाउन्स हैं। और जो 3 बड़े बड़े स्टेट्स थे इंडिया में उस समय, 2 इन द नॉर्थ इंडिया,
in the east the Palas, in the west the Pratiharas, and one in the Dakkan, राष्ट्रकूटाज। इन तीनों के बीच में जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होता है उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है, और अल मसूदी से भी इन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है। अल मसूदी भी हमें सिमिलर इंफॉर्मेशन देता है। इसको कभी कभी हेरोडोटस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, अल मसूदी को। ये सुलेमान से बड़ा ट्रेडर था, सुलेमान तो ट्रेडर था, सुलेमान से बड़ा ट्रेवलर था। अल मसूदी ने और भी इलाकों की ये कैस्पियन सी तक गया था, मतलब पूरे अरब वर्ल्ड को उसने घूमा था, इंडिया में भी आया था ये। तो अल मसूदी अगेन अबाउट द थ्री किंगडम्स, थोड़ा ये और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देता है और उनके स्ट्रगल की बात करता है। लेकिन इन सब से अलग हटके अपने अप्रोच में भी और अपने डिटेल्स में भी वी हैव द थर्ड अरब इन्वेजन ऑब्जर्वर, जो अरब वर्ल्ड से आया था या मिडिल ईस्ट से आया था। टेक्निकली वो अरब नहीं था, वो एक तरह से पर्सिया से आया था, आपने नाम सुना होगा। वो सेंट्रल एशियन था बेसिकली, लेकिन बाद में पर्सिया में रहना शुरू कर चुका था, बिकॉज ही रिसीव पैटर्नेज ऑफ मोहम्मद गजनी। और मोहम्मद गजनी की इन्वाइडिंग आर्मी के साथ ऐसा माना जाता है कि उसने इंडिया के कुछ हिस्सों को देखा था। नाम है अल बेरूनी। उसकी किताब का नाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसकी किताब को हम लोग कहते हैं किताबुल हिंद। ये वर्ड भी मिलता है तहकीके हिंद। इस किताब को उसने 1035 में कंप्लीट किया था, एंड ही वाज अ सेंट्रल एशियन एस्ट्रोनॉमर। Central Asian astronomer living in the court of Muhammad Ghazni, visiting some parts of India, writing about India in his famous work Kitabul Hind or Tahqiq-e-Hind. Now, in the Kitabul Hind and Tahqiq-e-Hind, he is known for his unbiased and scientific observation of two things: Indian society and sciences. वो जिस वक्त का है उस समय रिलीजियस बायसेस एंड प्रेजुडिसेस वर क्वाइट कॉमन, बट दिस मैन डिस्प्लेड साइंटिफिक टेम्परामेंट। और इसके डिस्क्रिप्शन की कुछ खास बातें, जैसे इंडियन मैथमेटिक्स के बारे में, इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में, इंडियन मेडिसिन के बारे में बहुत सारी बातें लिखता है। इंडियन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में, इंडिया में जो जीरो है, जो निगेटिव नंबर्स हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन देता है। ये डेसिमल सिस्टम, उसका भी डिस्क्रिप्शन देता है। लेकिन हाँ, इंडियन नॉलेजेबल लोगों के लिए ये बड़ा क्रिटिकल है। हालांकि इसने संस्कृत सीख लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि शुरू में इसको किसी ने सिखाना नहीं चाहा, तो ब्राह्मणास को काफ़ी क्रिटिसाइज करता है। वो कहता है कि वो सेल्फ कंसीटेड लोग हैं, दे डोंट वांट टू शेयर देयर नॉलेज विथ एनीबॉडी। फिर वो कहता है कि इंडियन नॉलेज इज़ वेरी प्रीसियस, बट इट इज़ लाइक पर्ल्स स्कैटर्ड अमंग पेबल्स, one has to what put in lot of efforts to find it. So appreciates Indian knowledge but finds it very difficult to acquire it. He is praising Brahmanas for their wisdom, for their understanding of so many phenomena, but then he also criticizes them for keeping their people deliberately in dark. और एक खास ब्राह्मण को तो उसने प्राइमरली टारगेट किया उस समय के, लेकिन चलो छोड़ो, उसके डिटेल में नहीं जाना। लेकिन ये कि इंडिया हैड डेवलप्ड एन इंसुलर आउटलुक। तो ऐसा लगता था कि उस समय के इंडिया के जो भी स्कॉलर्स थे उनको ये लगता था कि इसके हिसाब से कि वी आर द बेस्ट, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों किसी के बारे में जाने और अपने बारे में क्यों बताएं। सो इसको सेल्फ कंसीटेड अप्रोच भी कह सकते हैं। तो ये दो चीज़ आप इसके बारे में जानिए कि ही अप्रिशिएट्स द इंडियन नॉलेज बट क्रिटिसाइजेज द नॉलेजेबल क्लासेस। दूसरा ये कि ही टॉक्स अबाउट इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में वही सारी बातें करता है जो यूजुअल है।
बट मोर इम्पोर्टेंटली ही टॉक्स अबाउट इंडियन साइंसेस, और इंडियन साइंस का शायद ही कोई ऐसा ब्रांच हो जो डेवलप हुआ था उसके बारे में ये बात नहीं करता है. And the general approach of this person is that he is seen as unbiased and scientific observer of Indian culture and civilization at a time when religious biases and prejudices used to be quite common. ठीक है. इन तीन के बाद अगर हम फॉरेन ऑब्जर्वर्स की बात करें, ट्रेवलर्स की बात करें, तो आपने एक नाम सुना होगा, इब्न बतूता. इब्न बतूता. ये अलग अलग कल्चर के जब नाम आते हैं तो उनके नुआंसेस के साथ अलग अलग किताबों में नामों की स्पेलिंग अलग हो सकती है. जब भी इस तरह की कन्फ्यूज़न हो तो जो हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था ना, उसका सहारा लेकर आगे बढ़ा जा सकता है. सिंपल स्पेलिंग, इब्न बतूता. ये इंडिया में आता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. और मोहम्मद बिन तुगलक कब रूल कर रहा है, तो वी कैन से द मिडिल ऑफ द 14th century. He came from Morocco, that was western fringe of the Arab world. और इसने किताब लिखी जिसका नाम है किताबे किताबे रहला. मोहम्मद बिन तुगलक हैड बीन फॉन्ड ऑफ फॉरेनर्स. वो फॉरेनर्स को काफ़ी पसंद करता था, उनको अइज़्ज़ा बोलता था. और उसके ज़माने में सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया के इलाके से वी हैव मेनी persons belonging to royal blood and elite sections of the society coming to Delhi, engaged by this person who gave them employment suitable to their personalities and lineage. This was one such person. He was a very great scholar, reputed scholar, and when he came to India, he was appointed as the Qazi of Delhi. और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कजिन से इसकी शादी भी कराई, लेकिन फाइनली ये भी उसको छोड़ के भाग गया. मोहम्मद बिन तुगलक को सबने धोखा दिया, इसने भी दिया, एक अलग कहानी है. लेकिन इसने किताब लिखी, किताब रहला. और इसकी किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने दिल्ली सल्तनत के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो बाकी जगहों पे नहीं मिलती. जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के अनस्टेबल कैरेक्टर की बात करता है, बोलता है कि वो आदमी ऐसा है कि एक दिन आपको रिवार्ड देगा, दूसरे दिन डेथ सेंटेंस भी दे सकता है. कोई हैरत की बात नहीं है कि मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक की जो इमेज बनाई हिस्टोरियंस ने, पगला, वो बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिप्शन के ऊपर है. लेकिन ये बेचारा तो कम उसके बारे में इस तरह से लिखता है. जो रियल विलन है उसकी लाइफ का, मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ का, जिसकी वजह से आज बहुत सारे हिस्टोरियंस मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह भी मानते हैं, वो है उस समय का बहुत ही फेमस हिस्टोरियन जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी थी. उसका नाम क्या है? वेरी फेमस हिस्टोरियन है वो. आई एम सॉरी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं रहा, लेकिन तारीख फिरोज शाही लिखी थी उसने. बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी. तो ये भी कुछ तो क्रिटिसाइज कर ही जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, लेकिन इसने खास तौर से मोहम्मद बिन तुगलक के पोस्टल सिस्टम से, पोस्टल सिस्टम अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, उससे काफ़ी इंप्रेस था ये. वो बताता है कि घोड़े पर और पैदल दो तरह के पोस्टमैन होते थे, और वो 5 दिन में पूरे एम्पायर से कहीं से खबर ला देते थे या कोई भी चीज़ पहुंचा सकते थे. ये आज के कुरियर जैसा था. प्लस किताब रहला में दिस पर्सन हैज़ गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेल्स. बाकी जो ऑब्जर्वर्स हैं, दे वर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट अफेयर्स, बट दिस पर्सन टूक इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ दिल्ली. कि दिल्ली का सोशियो कल्चरल लाइफ कैसा है, प्रोडक्ट्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, मॉन्यूमेंट्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ कैसी है. तो किताब रहला का एक डिस्टिंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड्स द डिटेल्स रिलेटेड टू सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पास्ट. अब इस तरह के ऑब्जर्वर्स की लिस्ट में हम लोग चाहें तो इस दुनिया से जो लोग आए थे, ईस्टर्न वर्ल्ड से, मतलब सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के इलाके से,
तो इसमें हम एक और नाम जोड़ सकते हैं, वो है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक ये आया था विजयनगर। विजयनगर में और भी ट्रेवलर्स आते हैं। अब्दुल रज़ाक देवराया सेकंड के टाइम में आया था शायद ये। एंड ही टॉक्स अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ विजयनगर सिटी, एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट 7 concentric walls। ये एक डिफेंसिव फीचर था विजयनगर सिटी का, और शहर के बाकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उसके बारे में भी बात करता है। अब इसके बाद से हम लोग कुछ यूरोपियन ट्रेवलर्स की भी बात कर सकते हैं। उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, एक एक लाइन के कुछ फैक्ट्स हैं, कम से कम उनका टाइम जान लेंगे, इतना भी हमारे लिए काफ़ी होगा। तो फोर्थ कैटेगरी में लेट अस टॉक अबाउट द यूरोपियंस, जो कि मॉडर्न एज में इंडिया में आते हैं और कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं हमें। इसमें सबसे पहला नाम हमें लिखना चाहिए मार्को पोलो का। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, यानी कि 1292-94 के आसपास ये इंडिया से गुजरा था। ये इंडिया आया नहीं था, ये चाइना से लौट रहा था, तो कोरोमंडल कोस्ट पे आ गया और वहाँ से फिर केरल की तरफ गया, और फिर वहाँ से गुजरात आया, और फिर वहाँ से चला गया। तो ही मोस्टली विजिटेड द साउथ इंडियन एरियाज। जब ये विजिट कर रहा था तो इसने पांड्यास किंगडम की बात की है, वही पांड्यास जिसके बारे में मेगास्थनीज भी बात करता है। इसने बात की है काकातियाज की, और काकातियाज में एक इस समय वुमन रूलर है, रुद्रम्मा देवी। ये उसी समय रूल कर रही हैं, रुद्रम्मा देवी। उनकी चर्चा करता है ये, पांड्यास की चर्चा करता है। और फिर इंडिया का चूंकि ट्रेड चलता था इस समय, तो ट्रेड की भी चर्चा करता है, बताता है कि इंडिया किस तरह से इसके लिए इंडियन रूलर्स बेचैन रहते हैं। इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस, अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस नहीं मिलते, तो इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, जो कि हमारा ट्रेडिशनल है, पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स एक्सेट्रा, इसका इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। और ये डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? मार्को पोलो, who just passed by India or some parts of India on his return journey to Europe from China। ठीक है, इसका टाइम, इसका थोड़ा बहुत इसकी जानकारी बस काफ़ी है इतना। इसके बाद अगर मार्को पोलो के बाद अगर हम देखें, तो कुछ ऐसे ट्रेवलर्स हैं जो विजयनगर आए और विजयनगर के बारे में काफ़ी कुछ लिखा साउथ में। इनमें से अब्दुल रज़ाक की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, बिकॉज ही बिलोंग टू द पर्सियन ट्रेडिशन और अरबिक ट्रेडिशन। यहाँ यूरोपियंस की बात हो रही है तो अब्दुल रज़ाक की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें मिलता है ये निकोलो कॉन्ती, ये इटालियन है। मार्को पोलो वेनिस का था, वो भी इटालियन था, लेकिन वेनिस खासतौर से वेनेशियन ट्रेवलर के नाम से उसको याद किया जाता है। निकोलो कॉन्ती ऑल्सो केम फ्रॉम द सेम। निकोलो कॉन्ती विजयनगर के बारे में बात करता है, अगेन विजयनगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करता है। ये देवराया फर्स्ट के टाइम पर आया था, अब्दुल रज़ाक देवराया सेकंड के टाइम पर है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी के शुरुआत में, मतलब बियॉन्ड 14th। फिर इसमें एक और ट्रेवलर है जो निकितिन, सॉरी निकितिन से पहले इसको लिखिए आप लिखिए बारबोसा एंड पेस। बारबोसा एंड पेस, ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आते हैं कृष्णदेव
राय जो कि विजयनगर के सबसे फेमस रूलर हैं उनके टाइम में, एंड ही इज रूलिंग इन द मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी, मिडिल ऑफ द 16th सेंचुरी। ठीक उसी समय में जब नॉर्थ इंडिया में मुगल इन्वेजन होता है, बाबर ने अपने बाबरनामा में कृष्णदेव राय की चर्चा की है। बाबर कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द फॉरेन ऑब्जर्वर्स। उसकी किताब बाबरनामा है जिसमें वो इंडियन फ्लोरा की बात करता है, फौना की बात करता है, पॉलिटिकल कंडीशन की बात करता है, इंडियन मेलन्स और ग्रेप्स को क्रिटिसाइज करता है कि ये इतने टेस्टी नहीं है, लेकिन इंडियन मैंगो का फ़ैन है वो। आम आदमी के बारे में बात करता है, उनके ड्रेसेस, उनके फूड हैबिट्स के बारे में। उसी ज़माने में इन द साउथ वी हैव बारबोसा एंड पेस, टॉकिंग अबाउट द रूलर कृष्णदेव राया, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में, लेकिन साथ साथ कोर्ट लाइफ के बारे में और वहाँ की अर्बन लाइफ के बारे में। इन दोनों के डिस्क्रिप्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है रोल ऑफ वीमेन। रोल ऑफ वीमेन ये बताते हैं कि वीमेन रेसलर्स भी हैं, वीमेन सोल्जर्स भी हैं, अकाउंटेंट्स हैं, मतलब वो हर काम जो कि आमतौर पे मेल करते हैं वो वहाँ पर वीमेन के पार्टिसिपेशन के लिए भी जाना जाता था। एंड दिस इज समथिंग दैट इज टोल्ड बाय दिस टू बारबोसा एंड पेस। इसके बाद की अगर यूरोपियन ट्रेवलर्स की बात करें तो एक रसन ट्रेवलर आता है हमारे यहाँ जिसका नाम है निकितिन। पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, निकितिन। निकितिन खासतौर से बहमनी किंगडम के बारे में बात करता है। विजयनगर का पासिंग रेफरेंस है, लेकिन ही रिमेन्ड एसोसिएटेड विद बहमनी ए किंगडम। और बहमनी किंगडम के बारे में बात करते हुए ये कुछ चीज़ें बताता है। एक तो ये हॉर्स ट्रेडर था, हॉर्स ट्रेडर फ्रॉम रशिया। इसका घोड़ा भी छिन गया था, पर्स भी छिन गया था, कैसे ये सरवाइव करता है अपने बारे में बताता है। ये थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी लगता है, ये खुद की तारीफ बहुत करता है और बताता है कि इंडियन वीमेन आर स्कैंटली ड्रेस्ड एंड दे आर फॉन्ड ऑफ फॉरेनर्स। इस तरह के डिस्क्रिप्शन वो कुछ देता है। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट हिम इज कि ही इज द ओनली ट्रेवलर who notices the difference in the lifestyle of the elite and the masses, elite and the masses। वो ये कंपेरिजन करता है, ये बोलता है कि जो नोबल है, जो इलीट है, वो तो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आम आदमी बहुत ही गरीब है। यानी कि ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ द रूलिंग क्लास एंड द masses and pass this remark कि रूलिंग क्लासेस आर living a luxurious life whereas the masses are suffering in poverty। तो ये सोशल इक्वालिटी या सोशल इनइक्वालिटी को नोटिस करने वाला अगर आपसे पूछे कि कोई ट्रेवलर है तो ये है मेरे ख्याल से। आपको पता है कि बाद में भी रूस में सोशलिस्ट रिवोल्यूशन होता है, ये बहुत पहले का सोशलिस्ट है। जो इंडिया में भी आया तो इसने क्या देखा, अमीरी और गरीबी का भेद देखा। इसके बाद से कुछ कुछ लोग हैं, कुछ ट्रेवलर्स हैं जो कि मुगलों के साथ जुड़े हुए हैं, मुगल हिस्ट्री के साथ। इसमें एक है राल्फ, FITZH समथिंग लाइक दिस, स्पेलिंग अगर करेक्ट कर लेना अगर तुमको कुछ और लगे तो। राल्फ फिट्ज, राल्फ फिट्ज आता है अकबर के ज़माने में, और ये है फर्स्ट ट्रेवलर, फर्स्ट ट्रेडर, फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडर हु विजिटेड इंडिया। और ये वापस जाता है और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लिए हायर करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने लगता है। और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तुरंत ही बनी और उसके बाद से उसको मोनोपोली मिली, और उसके बाद से क्या हुआ हम सब जानते हैं, कोलोनियलिज्म इन इंडिया। तो राल्फ फिट्ज इज वन ऑफ दोज अर्ली ऑब्जर्वर्स ऑफ इंडियन रिचनेस एंड प्रोस्पेरिटी। वो बात करता है आगरा और जो कैपिटल है, मुगल मुगल कैपिटल है आगरा, और दिल्ली तो नहीं, एक और सूरत की प्रोस्पेरिटी के बारे में कहते हैं कि बड़े प्रोस्पेरस जगह हैं।
मुगल एम्पायर के रिचनेस के बारे में बात करता है, और ये मान सकते हैं कि अर्ली इन्फॉर्मर था जिसने इंडियन रिचेस के बारे में जाकर अंग्रेजों को बताया। तब शायद इसी की बात से वहाँ के लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसको मोनोपोली दी गई। फिर इसमें राल फिट्स के बाद अकबर के ही कोर्ट में अगर हम देखें तो इस ज़माने में कुछ पोर्चुगीज़ भी आते हैं। उनको ट्रेवलर तो नहीं कहेंगे, अकबर ने उनको इनवाइट किया था इबादत खाना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उनका नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे एक है फादर मॉन्सेरेट, फादर मॉन्सेरेट, फादर मॉन, MONSERRATE, फादर मॉन्सेरेट। और एक है फादर एक्वावीवा। ये दोनों अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी आए थे इबादत खाना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मुगल मोनार्क में अकबर को जानते हैं, इसके लिए जाना जाता है वो। और इन्होंने खास तौर से अकबर के बारे में लिखा है, उसकी पर्सनालिटी के बारे में लिखा है, उसके टेम्परामेंट के बारे में लिखा है, मुगल प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा है। ये तीन लोग जो अकबर के ज़माने में आए, उसके बाद से जहांगीर का रूल आया। जहांगीर के ज़माने में दो लोग आते हैं, और दोनों का कनेक्शन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। आपने हॉकिंस का नाम सुना होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के तौर पर आता है सूरत में। इसको फैक्ट्री खोलने की परमिशन चाहिए होती है। फिर आता है सर थॉमस रो। ये दोनों आते हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दी 17th सेंचुरी। 7-8 में आता है हॉकिंस, 13 तक चला जाता है। फिर 15-16 में आता है सर थॉमस रो। ये उस समय की कोर्ट पॉलिटिक्स के बारे में, जहांगीर के पर्सनल चॉइसेस के बारे में, म्यूज़िक के लिए, आर्ट के लिए उसके अटैचमेंट के बारे में, एंड मोर इम्पोर्टेंटली खासतौर से थॉमस रो, वो नूरजहाँ, नूरजहाँ के रोल के बारे में भी कुछ लिखता है। नूरजहाँ, वाइफ ऑफ जहांगीर, हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द मुगल सिस्टम। फिर कुछ और मुगलों के ज़माने में हो सकते हैं, जैसे एक है टेवर्नियर। टेवर्नियर स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लेंगे। टेवर्नियर, ये मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी में आता है, खास तौर से शाहजहाँ के ज़माने में। और ये ना पर्ल ट्रेडर है, और पर्ल ट्रेडर होने के नाते बस इतना भी जानो कि पर्ल ट्रेडर है, शाहजहाँ के ज़माने में आता है, मुगल हिस्ट्री से कनेक्शन है। दैट विल बी सफिशिएंट। अब इसके डिटेल से तो सवाल कम ही पूछे जाएंगे आपसे। जस्ट लोकेट देम इन टाइम, लोकेट देम इन स्पेस, लोकेट देम इन कल्चर, एंड दैट विल सर्व द पर्पस। और ये गोलकुंडा माइंस की बात करता है, जिसको अब फिल्म बनी थी ना अभी उधर कुछ दिन पहले, गोल्ड माइंस पे, कोलार गोल्ड माइंस, उसकी बात करता है ये। और मुगल प्रोस्पेरिटी की बात करते हुए ये पीकॉक थ्रोन की बात करता है। और वो जो डायमंड है जिसके लिए मुगल खास तौर से जाने जाते हैं, कोहिनूर डायमंड। तो ये जैसा था, इसका इंटरेस्ट ऐसी ही चीज़ों में था। टॉकिंग अबाउट पीकॉक थ्रोन, टॉकिंग अबाउट कोहिनूर डायमंड, टॉकिंग अबाउट गोलकुंडा माइंस, ट्रे वर्नियर, टेवर्नियर। देन एक ये भी नाम लिख ही डालिए, बर्नियर। ये दोनों फ्रेंच थे। वर्नियर वाज अ फ्रेंच फिजिशियन। पहले दारा शिकोह का ये डॉक्टर था। फिर बाद में एक मुगल नोबल हैं जिनका नाम था दानिशमंद खान, उनका पर्सनल फिजिशियन बना। और बर्नियर फ्रेंच डॉक्टर, ये मुगलों के बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन इसके बड़े ही प्रोफेटिक थे। इंडिया में ये इसने एक ऐसा कमेंट किया है जो कि बाद में कार्ल मार्क्स ने अपने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी उसका इस्तेमाल किया, और आज भी कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स इसकी बात करते हैं।
ये कहता है कि इंडिया में प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को नहीं है, एंड एब्सेंस ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन लैंड। जमीन में प्रॉपर्टी किसी की नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। बाद में चलकर एशियाटिक बोलता है कि सारी सारी जमीन किसकी है, किंग की है, किंग इज द ओनर। इस वजह से इंडिया में काफी प्रॉब्लम है। फिर एक और बर्नियर के बाद एक और नाम लिख सकते हैं, मानुसी, ऐसे कुछ नाम है इसका। इसको तो फॉरेनर मानना भी थोड़ा मुश्किल होगा। ये घर से भागा, इंडिया में आया, इंडिया में रह गया, 50 साल तक ये नौकरी करता रहा मुगलों के यहाँ, आर्टिलरी का मेंबर था ये। यहाँ टेवर्नियर, टेवर्नियर की स्पेलिंग में टी कर लीजिए, TA कर लीजिए, टेवर्नियर। मनुसी, MANU CC, हाँ ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। मनसू ने मुगलों के ऊपर एक हिस्ट्री की किताब ही लिख दी थी, स्टोरियो डी मोगोर, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। बस इतना जानिए कि मनुसी वाज एन आर्टिलरी मैन हु सर्व्ड अंडर द मुगल्स। उसके बाद से फिर कोलोनियलिज्म का दौर आ जाता है, फिर दूसरे तरह के ऑब्जर्वर्स आने लगते हैं, फिर जेम्स मिल का दौर हो जाएगा, फिर JS मिल का दौर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स इंडिया आया तो नहीं, लेकिन इंडिया के बारे में ऑब्जर्व करता है। फिर दो तरह के स्कॉलर्स पैदा होंगे, ओरिएंटलिस्ट पैदा होंगे, एंग्लिसिस्ट पैदा होंगे। फिर धीरे धीरे मैक्स मूलर भी आएगा, मैकॉले भी आएगा। ये सब लोग इंडिया के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग कोलोनियलिज्म के दौर के तहत पढ़ते हैं। कुछ नहीं तो इन फॉरेन ट्रेवलर्स के नाम, इनका टाइम, इनका लोकेशन, और एक जनरल आइडिया कि किस तरह की चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं, ये हमारे पास होना चाहिए। सो टुडे वी हैव टेकन नोट ऑफ foreign observers of the Indian culture and civilization, beginning with Herodotus, who talks about some myths and legends, some fanciful details about India, but 20th province of the Persian Empire being an Indian part, Indian territory. Historians of Alexander, Nearchus, Aristobulus, Onesicritus, talking about sugarcane, banyan tree, sati, sale of daughters by the poor parents. Then we have Indica with absence of famine, slavery, art of writing not accepted, but acceptance of the Patliputra and its administration. Then Pandyas, then architecture of Patliputra city. Then Pliny with his lament that due to India being a sink of gold and drain of wealth from Roman Empire to India, Roman elite is to be blamed. 30 45 towns and cities, Arian with that conflict between Alexander and Porus. फिर उसके बाद से फाहियान तो with his absence of what with his untouchability, not absence, and use of cowries, and then praise for the Mauryan palace, peaceful society, lack of capital, a punishment. Huan with his exaggerated claims about Harsha, his benevolence, his patronage, assemblies being looted twice, then association with Nalanda University, Itsing with his monastic lifestyle, then Al Masudi and Suleiman with tripartite struggle and early medieval history,
Al-Biruni with his scientific observation, and Ibn Battuta with his socio-economic account of Delhi Sultanate, and Abdur Razak with his description of Vijayanagar Empire, Marco Polo passing by India, Niccolo Conti, Barbosa and Pace talking about Vijayanagar Empire, Nikitin talking about Bahmani Kingdom, and then we have Ralph Fitz, then we have Father Montserrat and Equaviva, then we have this Hawkins and Thomas Rowe, then Tavernier and Bernier and Manusi. These are the foreign travelers that we have discussed today. Thank you so much for this cooperation.